नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। औपनिवेशिक युग की हर निशानी मिटाने को आतुर मोदी सरकार की ओर से गुलामी काल के कानूनों, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए लोकसभा में 3 विधेयक पेश करने के केंद्र के कदम का कानूनी विशेषज्ञों ने स्वागत किया है। विशेषज्ञों ने हालांकि उन्हें हिंदी में नाम देने को लेकर अपनी आपत्तियां व्यक्त की हैं। हम आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोकसभा में ब्रिटिश कालीन आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने के लिए 3 नए विधेयक पेश किए और कहा कि अब राजद्रोह के कानून को पूरी तरह समाप्त किया जा रहा है। अमित शाह ने सदन में भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 पेश किए। ये भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेंगे। उन्होंने कहा कि त्वरित न्याय प्रदान करने और लोगों की समकालीन आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखने वाली एक कानूनी प्रणाली बनाने के लिए ये परिवर्तन किए गए। इस मुद्दे पर दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश सेवानिवृत्त आर.एस. सोढ़ी ने कहा कि भारत एक विकासशील और जीवंत समाज है जिसमें कोई भी स्थिर कानून नहीं रख सकता है। सरकार के कदम पर टिप्पणी करते हुए न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त सोढ़ी ने कहा कि जहां भी बदलाव की जरूरत है उसे लाया जाना चाहिए और जो भी कानून समाज की भलाई के लिए हैं उसका स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, एक जीवंत समाज में कानूनों को भी बदलना होगा। आपके पास स्थिर कानून नहीं हो सकते। छोटे अपराधों के लिए दंड के रूप में पहली बार सामुदायिक सेवा करने के प्रस्तावित प्रावधान के बारे में पूछे जाने पर न्यायमूर्ति सोढ़ी ने कहा, छोटे अपराधों के लिए दंड के रूप में सामुदायिक सेवा की शुरुआत एक अच्छी बात है, क्योंकि किसी को छोटी छोटी बातों पर जेल भेजने से किसी को मदद नहीं मिलती। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह और विकास पाहवा ने कहा कि ये कानून औपनिवेशिक युग के अप्रचलित कानून थे और उन्हें समाप्त करने की आवश्यकता थी। विकास सिंह ने सरकार के इस कदम पर अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा, यह ऐसी चीज़ है जिसकी सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने हालांकि इन विधेयकों का नाम हिंदी में रखने का मुद्दा उठाया और कहा कि इन कानूनों के नाम हिंदी में नहीं होने चाहिए क्योंकि यह अदालतों की आधिकारिक भाषा नहीं है। विकास सिंह ने कहा कि जो लोग हिंदी से परिचित नहीं हैं उन्हें इन प्रस्तावित अधिनियमों के नाम समझने में कठिनाई होगी। उन्होंने कहा, मैंने विधेयकों को विस्तार से नहीं देखा है, लेकिन कम से कम नाम बदलना उस न्यायिक प्रणाली में पूरी तरह से निरर्थक है जो काफ़ी हद तक अंग्रेजी भाषा पर चलती है, खासकर उच्चतम न्यायालय में जहां यह संविधान द्वारा प्रावधानित है कि अदालत की भाषा अंग्रेजी है। उनकी बात का समर्थन करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि नामकरण में ये बदलाव निरर्थक हैं। गोपाल शंकर नारायण ने कहा, इन कानूनों के नामों को हालांकि हिंदी शब्दों से बदलना उस न्यायिक प्रणाली में पूरी तरह से अर्थहीन है जो ज़्यादातर अंग्रेजी में चलती है। ब्रिटिश शासन के दौरान बनाए गए कानूनों के खिलाफ एक प्रमुख आवाज़ रहे वकील जे साई दीपक ने कहा कि उन्होंने हालांकि विधेयकों का अध्ययन नहीं किया है, लेकिन उन्हें खुशी है कि कम से कम इन कानूनों के नाम बदल दिए गए हैं। इसके अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने कहा, 3 प्रमुख आपराधिक अधिनियम 100 साल से भी पहले लागू किए गए थे और इनमें संशोधन की सख्त जरूरत थी। फौजदारी मामलों के वकील के रूप में मैंने हमेशा महसूस किया है कि मुकदमे की प्रक्रिया, दंडात्मक अपराधों की परिभाषा और साक्ष्य के कानून पुराने हैं, उनमें आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है और आधुनिक भारत के साथ तालमेल बिठाना होगा। उन्होंने कहा, इस तर्ज पर बनाया गया कोई भी कानून हमारे देश की आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए अनुकूल होगा। इसके अलावा भी कई अन्य कानूनविदों ने इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। आइए देखते हैं उनकी प्रतिक्रियाएं। मैं इसका स्वागत करता हूं। जब भी कोई भी लेजिस्लेचर नया कानून बनाती है या अमेंडमेंट करती है, वो समाज के उत्थान के लिए करती है। समाज की जो लेटेस्ट कुरीतियां हैं या प्रवृत्ति चलती है उसके अनुसार ही कानून में अमेंडमेंट आती है या नया कानून बनता है। मैं सरकार का, खासकर गृह मंत्री जी का स्वागत करता हूं इस कानून बनाने का। और जो मेरा ख्याल है, जो मुझे बताया गया है, इंडियन पीनल कोड और सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, तीनों का नाम भी एक तरह का हिंदी में आ रहा है, जिसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये मैं बहुत अच्छा मानता हूं। और क्योंकि एक्ट तो अभी पढ़े नहीं है, अमेंडमेंट पढ़ी नहीं है, तो उस पर तो मैं किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करूँगा। जब हम उसको देख लेंगे उसके बाद विस्तार पूर्वक मैं उस पर कमेंट करूँगा। जो पहले इंडियन पेनल कोड था उसको बदल करके अब भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया। उसको इंडियन पेनल कोड को रिपील कर दिया गया। वो इन्फोर्स होगा जब प्रेसिडेंट उसका नोटिफिकेशन जारी करेंगे। और दूसरा सीआरपीसी
दंड प्रहिता संहिता जो थी उसको भारतीय नागरिक संहिता कर दिया गया और एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य संहिता कर दिया। तो तीनों का नाम बिल्कुल भारतीयकरण हो गया। अंग्रेजों के ज़माने में जो कानून बना था उसको रिपील करके नया तीनों CRPC, IPC और एविडेंस एक्ट तीनों को नया कर दिया, उन्होंने नया नाम दिया। और दूसरा जहाँ तक वो सेडिशन का कानून था, सेडिशन सेक्शन 124A में था इंडियन पिनल कोड के, वो चैप्टर ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट में था। उसमें 4-5 सेक्शन हैं सेक्शन इंडियन पिनल कोड के। 121 में था वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसके बाद वो उससे कॉन्स्पिरेसी उसी से संबंधित है। तीसरा है कलेक्टिंग आर्म्स, कंसीलिंग विद इंटेंट टू फैसिलिटेट डिजाइन अगेंस्ट वॉर, ये तीनों उसी से कनेक्टेड है। और असाल्टिंग प्रेसिडेंट 124 में असाल्टिंग प्रेसिडेंट गवर्नर विद इंटेंट टू कंपेल रेस्ट्रेन द एक्सरसाइज ऑफ पावर। और चौथा था सेडिशन, whoever by words either spoken or written or by sign or by visible representation otherwise brings or attempts to bring into hatred, contempt, excites so and so against the government of India। ये कम्प्लीटली नए सेक्शन में जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें 145 से लेकर के 100 कितने तक है भाई, 145 से लेकर 151 तक हैं, जिसमें स्टेट वार वेजिंग ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट जो 100 उसमें था इंडियन पेनल कोड में चैप्टर में है। इसमें बताते हैं आपको हम, ये चैप्टर 7 जो भारतीय न्याय संहिता का चैप्टर 7 है उसमें सेक्शन 145 है वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और 146 है विदाउट बियॉन्ड इंडिया और विद इन इंडिया कॉन्स्पिरेसी का है। और तीसरा सेक्शन है इसमें 146 का 147 का whoever collects arms वगैरह टू वेज वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, whoever by any act or by illegal omission conceals the design to wage war against, ये भी उसमें है नए सेक्शन नए कोड में। whoever with intention of inducing और कंपेलिंग द गवर्नर पहले जो था उसके फिर आ गया। whoever 150 में है knowingly representation electronic commission or by otherwise excites or attempts to excite, ये कुछ 124A के जो था सेडिशन अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेडिशन का जो ऑफेंस था वो 150 में थोड़ा बहुत है, लेकिन ये काफ़ी संशोधित है। पहले ज़्यादा दुरुपयोग करने की संभावना था, अब इसमें उतना दुरुपयोग करने की नहीं है। एक्साइड सेसेशन आर्म रेबिलियन और सुपर सबवर्सिव एक्टिविटीज इनकरेजेज फीलिंग्स ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटी, ये काफ़ी डिफाइन कर दिया है। तो 124A का जो स्कोप था उसको काफ़ी लिमिट कर दिया, काफ़ी डिफाइन कर दिया। अब ज़्यादा दुरुपयोग करने की इसमें संभावना नहीं नए कोड में। ये बदलाव किए गए हैं, इसे कैसे देखते हैं आप? ये बदलाव किए गए हैं, बदलाव बहुत सही तरीके से किए गए हैं, नए जमाने के हिसाब से, नए संविधान के हिसाब से बिल्कुल उचित किया गया है, बहुत बढ़िया कानून बन गया है। अब कोई दुरुपयोग नहीं होगा सेडिशन के नाम पर, झूठ मूठ में सेडिशन अगेंस्ट गवर्नमेंट था। सेडिशन टेरिटरी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो नहीं बल्कि यूनियन गवर्नमेंट नेशनल इंटीग्रिटी सॉवरेंटी, इसके खिलाफ कुछ होगा तो होगा। 150 की लैंग्वेज जो है बहुत संशोधित है। 124 में ज़्यादा दुरुपयोग की संभावना था, इसमें दुरुपयोग की संभावना बहुत कम है। जैसे देखिए आपको बताते हैं 150 में whoever purposely or knowingly by words either spoken or written or by signs or visible representation or by electronic communication by use of financial or means
or otherwise excites or attempts to excite secession or armed rebellion, पहले ऐसा नहीं था, armed rebellion or subversive activities or encourages feelings of separatist activities or endanger sovereignty of India. पहले सॉवरेंटी ऑफ इंडिया इंडेंजर का तो बड़ा वाइड था, उसमें गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भाषण दे दिया 124 में हो जाता था, ये इसमें नहीं है। अब जो है जब तक कोई इस तरह की सबवर्सिव एक्टिविटी सॉवरेंटी ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा तब तक नहीं माना जाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।